पुष्पेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों से पेड़ों की डालियां टकरा रही थी और घरघराहट से माहौल और भी भयानक लग रहा था। विराट का मैसेज बार बार पुष्पेंद्र के दिमाग में गूंज रहा था, तुम चाहे कहीं भी छुपो, मैं पहुंच ही जाऊंगा। ये शब्द उसके लिए मौत की दस्तक जैसे थे। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को गेट के बाहर तैनात कर दिया। हथियारों की चमक अंधेरे में डर को और बढ़ा रही थी। गेट पर खड़े सिपाहियों की आंखों में भी बेचैनी थी, क्योंकि सब जानते थे कि आने वाला दुश्मन कोई बहुत बड़ा है। पुष्पेंद्र ने अपनी सांसें रोकते हुए रघु की तरफ देखा। रघु उसका सबसे वफादार आदमी था, जिसने उसकी जान कई बार बचाई थी। पसीने से तरबतर पुष्पेंद्र ने कहा, रघु, आज इस टीम की कमान तुम संभालोगे। आने वाला इंसान बहुत खतरनाक है। रघु कहता है, सर आप निश्चिंत रहिए, इस बंगले के अंदर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, चाहे वह कोई भी हो। पुष्पेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, रघु याद रख, आने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, उसका नाम है विराट अंबानी। वह जहां कदम रखता है वहां जमीन खुद कांपती है। अगर वह यहां तक आ गया तो सिर्फ हथियारों से उसे रोकना नामुमकिन होगा। विराट का नाम सुनते ही रघु के गले से आवाज सूख गई। हथियार हाथ में होने के बावजूद उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई, लेकिन उसने मालिक की आंखों में देखते हुए कहा, सर मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन आपको किसी के हवाले नहीं करूंगा। पुष्पेंद्र ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वह जानता था कि रघु दिल से वफादार है, मगर एक बात साफ थी, अगर विराट आ गया तो इन 8-10 आदमियों की वफादारी भी उसकी मौत को रोक नहीं पाएगी। पुष्पेंद्र के माथे से पसीना टपक रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मोबाइल कसकर पकड़े हुए था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर विराट यहाँ पहुंच गया तो। कांपती उंगलियों से उसने फोन की स्क्रीन पर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की रिंग के बाद गहरी और खुरदरी आवाज आई, हेलो, मैं डैनी बोल रहा हूँ। आज अचानक मेरे को कैसे याद किया तू पुष्पेंद्र? डैनी की आवाज सुनते ही पुष्पेंद्र की सांसें और भी भारी हो गई। उसने बिना समय गवाए हड़बड़ाते हुए सब कुछ एक साथ उसने डैनी को बता दिया। होटल से लेकर विराट के मैसेज तक उसने सब कुछ डैनी को एक साथ बता दिया। डैनी, बात बहुत बिगड़ चुकी है। रघुवीर की वजह से विराट अंबानी हमारे पीछे पड़ गया है। होटल का सारा मामला, पुलिस और उसके मैसेज, सब कुछ। मुझे डर है कि वह कभी भी यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ये 8-10 लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फोन के उस पार डैनी जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हैरानी भी थी। पुष्पेंद्र, तू पागल है क्या? तूने सोचा भी कैसे कि विराट अंबानी जैसे आदमी से भिड़ जाएगा? साला, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुष्पेंद्र की आवाज टूट रही थी। गलती हो गई डैनी, लेकिन अब उसे सुधारने का मौका चाहिए। मेरी एक मदद कर, अपने 20-25 आदमी तुरंत मेरे बंगले पर भेज दे। मेरे लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे 25 और आदमी आ गए तो शायद हम उसे रोक सकेंगे। तू चाहे तो जितना पैसा कहे मैं उतना दे दूंगा। कुछ पल के लिए फोन के उस पार खामोशी छा गई, जैसे डैनी भी सोच रहा हो कि विराट अंबानी से टकराना मौत को बुलाने जैसा है। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज आई, पुष्पेंद्र, तू मुसीबत में तो है, और सच कहूँ तो यह खेल अब तेरे बस का नहीं है। लेकिन डैनी रुक गया और इस खामोशी ने पुष्पेंद्र की धड़कनें और बढ़ा दी। डैनी की आवाज गहरी और खतरनाक हो गई, पुष्पेंद्र, सच कहूं तो विराट अंबानी से दुश्मनी सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी पुरानी है। उसने कई बार मेरे काम में टांग अड़ाई है, मेरे सौदे बिगाड़े हैं और मुझे लाखों का नुकसान करवाया है, लेकिन अब तक मैंने कभी अकेले उससे टकराने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक उसकी आवाज में जहर घुल गया। लेकिन आज शायद वक्त बदल गया है। आज दो दोस्त मिलकर एक विराट अंबानी को तो मात दे ही देंगे, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। दो तरफ से जब आग लगेगी तो उसका जलना तय है। डैनी की हंसी फोन की स्पीकर से गूंज उठी, जिससे पुष्पेंद्र की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। तो कह रहा है 20-25 आदमी भेजूं? नहीं पुष्पेंद्र, मैं 25 नहीं, पूरे 50 आदमी भेज रहा हूँ, और वो कोई साधारण गुंडे नहीं होंगे। मेरे सबसे खतरनाक, सबसे निर्दयी लोग होंगे। उनकी आंखों और चेहरे को देखकर लोगों के मुंह निकल जाती है। जब वो बंगले पर पहुंचेंगे, विराट अंबानी अगर अकेला भी आया और गैंग के साथ भी आया तो उसका बचना नामुमकिन है।
पुष्पेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अब भी बाकी था। उसने तुरंत कहा, ठीक है डैनी, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, बस जल्दी कर। मुझे डर है कि कहीं विराट तेरे आदमी पहुंचने से पहले ही यहाँ ना आ धमके। अगर वो आ गया तो समझ ले सब खत्म। मोबाइल स्क्रीन पर लोकेशन शेयर होने की टिक टिक के साथ पुष्पेंद्र का पसीना टपकता रहा। उसके कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था, 50 हथियारबंद लोग, और फिर भी क्या विराट अंबानी को रोका जा सकेगा? लोकेशन मिलते ही डैनी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद 50 गुंडों को तुरंत बुलाया। सबके चेहरे पर एक ही बात साफ लिखी थी, आज तो पक्का कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। तभी हम जैसे 50 गुंडों को वहां भेजा जा रहा है। मात्र 5 मिनट के अंदर पूरा दस्ता तैयार हो चुका था। दर्जनों हथियारबंद लोग, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी मशीन गन, AK-47 पिस्तौलें, तलवारें और धारदार चाकू चमक रहे थे। हर कोई अपने साथ एक्स्ट्रा हथियार लेके गया था, क्योंकि सबको मालूम था कि मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं बल्कि विराट अंबानी से होना है। जब करीब 12-13 गाड़ियां एक साथ निकल पड़ी, कहीं खुले जीप, कहीं काले एसयूवी, कहीं स्कॉर्पियो और बोलेरो की कतारें, तो ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी आर्मी किसी जंग पर निकल पड़ी हो। गाड़ियों की गड़गड़ाहट और हेडलाइट्स की चमक ने अंधेरी रात को भी दहला दिया। हर गुंडे के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि आज खून बहना तय है। हवा में बस गोलियों और बारूद की गंध का एहसास फैला हुआ था। करीब 20 मिनट की सवारी के बाद सभी गाड़ियां पुष्पेंद्र के सुनसान बंगले के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुलते ही चारों तरफ हथियारबंद लोग फैल गए। उनकी उपस्थिति से पूरा इलाका दहल उठा। बंगले का सन्नाटा वे किले की तरह बदल चुका था। चारों ओर हथियारों से लैस गुंडे तैनात थे। पुष्पेंद्र ने जैसे ही बाहर खड़े इन आदमियों को देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसकी आत्मा को डरा रहा था। क्या वाकई 50 खूंखार आदमी भी विराट अंबानी को रोक पाएंगे? यह सोच सोच कर ही पुष्पेंद्र की जान हलक पर अटकी हुई थी। एपिसोड 9। पुष्पेंद्र बंगले के बाहर निकला। चारों तरफ 50 से भी ज्यादा हथियारबंद गुंडे खड़े थे। सभी के हाथों में बंदूकें, तलवारें और लोहे की राड चमक रही थी। हवा में बारूद और शराब की मिलीजुली गंध फैल रही थी। पुष्पेंद्र ने गहरी सांस ली और तेज आवाज में बोला, सुन लो सब, विराट अंबानी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, और याद रखो, उसके लोग फुर्तीले हैं, चालाक है और पल भर में किसी को भी ढेर कर सकते हैं। ये मत सोचना कि सामने कोई मामूली दुश्मन है। यह नाम है विराट अंबानी, और यह नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ जाती है। इसलिए सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो और एक एक पल चौकन्ना रहना। भीड़ में से एक हंसता हुआ गुंडा बोला, अरे सर, इतना टेंशन मत लो। हमने सुना है कि अंडरवर्ल्ड तक उससे डरता है, लेकिन हमें भी डैनी भाई ने भेजा है। हम वो लोग हैं जिनके सामने बड़े बड़े शेर भी चूहा बन जाते हैं। आप अंदर जाइए, आराम से बैठिए, दारू पियो, मटन खाओ, बाहर की टेंशन हम पर छोड़ दो। पुष्पेंद्र ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, याद रखना, जो आने वाला है वो दिखने में तो हीरो है, लेकिन किसी शैतान से कम नहीं है। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें मरवाएगा। आंखें खुली रखो, कान चौकन्ने रखो और ट्रिगर पर उंगली हमेशा तैयार होनी चाहिए। उसकी सख्त आवाज सुनकर सब गंभीर हो गए। गाड़ियों की हेडलाइट्स, गेट पर खड़े हथियारबंद लोग और बंगले की दीवारों पर फैली परछाइयां सब मिलकर ऐसा मंजर बना रही थी जैसे यह जगह अब किसी युद्ध भूमि में बदल चुकी हो। अब अंदर पुष्पेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन डर और शक अभी भी उसकी रगों में दौड़ रहा था। बाहर 60 गुंडे एक किले की तरह बंगले को घेर चुके थे। चारों तरफ सिर्फ बंदूकें ही बंदूकें और सवाल हवा में तैर रहा था, क्या इतने हथियार और इतने लोग भी विराट अंबानी को रोक पाएंगे? और भी लेकिन आसमान का चमकती बिजली बार बार धरती को रोशन कर रही थी। एसयूवी के पास से बंगले सब कुछ देख रहा था। तभी हथियार की गुंडे तैनात थे। गोली चला। सबके चेहरे पर नकली बंगले के बाहर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असली डर छुपा हुआ था। तभी दूर से गाड़ी से गूंज उठा, लेकिन विराट की टीम मानो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। एक बोला,
हवा में छलांग लगा रहा है। हाथ से दो हथियारों की नली एक साथ गेट की तरफ उठ गई। 3 गुंडों को हवा में तनाव विराट घना हो गया, शांत था, जैसे किसी भी पर गोलियों की बरसात होने वाली हो। अचानक बंगले की ओर एक काली एसयूवी धीरे दिखी। हेडलाइट्स की रोशनी सीधे गेट पर तैनात गुंडों के चेहरों पर पड़ी। सबने एक दूसरों की तरफ देखा और सांस रोक ली। यह एसयूवी गेट पर आकर रुक गई। इंजन बंद हुआ और फिर कुछ सेकंड की खामोशी। अगले ही पल दरवाजा खुला। विराट अंबानी बाहर उतरा। काले कोट, सफेद शर्ट और हल्के स्लो मोशन में लहराते बाल। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। गेट पर खड़े गुंडे उसे देखकर सहम गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, रुक जा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उड़ा देंगे। विराट ने बिना घबराए धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और बोला, गोली चलाने से पहले सोच लेना, क्योंकि मैं वहां गोली खाता हूं और यहाँ तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। इतना कहते ही उसने अपनी घड़ी पर एक बटन दबाया। अचानक अंधेरे से 4-5 काले कपड़ों में लोग आ गए। वे चील की तरह तेजी से गेट के पास कूदे और पल भर में 2 गुंडों को निहत्था कर दिया। बाकी लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ। अब माहौल और भी डरावना हो चुका था। विराट अपनी एसयूवी के पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी एक गुंडे की आवाज आई, गोली चलाओ। अगले ही पल बंगले के बाहर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से गूंज उठा, लेकिन विराट की टीम मानो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। एक ने हवा में छलांग लगाई, हाथ से 2 बंदूकें पकड़कर घुमा दी और पलक झपकते ही 3 गुंडों को निहत्था कर दिया। विराट खुद बिल्कुल शांत था। उसने बस हाथ से इशारा किया। विराट धीरे धीरे चलता हुआ गेट के बीचों बीच आया। तुम सोचते हो तुम लोग मुझे रोक सकते हो? वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, गलती कर बैठे, रोक सकते तो रोक लेते। उसके इतना कहते ही अचानक उसकी एसयूवी से स्मोक ग्रेनेड बाहर गिरा। पूरा गेट धुएं से भर गया। कुछ गुंडे देख ही नहीं पा रहे थे। चीखे, गोलियों की आवाज और हवा में धुआं, हर तरफ बस अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में 60 में से आधे से ज्यादा गुंडे जमीन पर करा रहे थे। बाकी के चेहरों पर पहली बार साफ डर लिखा था। धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। अचानक एक गुंडा हाथ में AK-47 लिए जोर से चिल्लाया, अबे धुआं हटे या ना हटे, अंधाधुंध गोलियां बरसाओ। उसने ट्रिगर दबाया और गोलियों की बरसात शुरू कर दी। लेकिन तभी विराट का एक आदमी रणविजय तेजी से बगल की कार पर चढ़ा और छलांग लगाकर सीधा उस गुंडे की गर्दन पर लैंड किया। हथियार छूट गया और गुंडा जमीन पर धड़ाम से गिरा। रणविजय ने उसे पकड़कर दीवार से ऐसे पटका कि उसकी कराह बंगले के अंदर तक सुनाई दी। दूसरी तरफ से 4 गुंडे तलवार और लोहे की राड लिए विराट की तरफ दौड़े। विराट ने हल्की सी स्माइल दी, जैकेट से 2 छोटे छोटे चाकू निकाले और पलक झपकते ही पहले गुंडे का हाथ तोड़ दिया। फिर दूसरा कदम बढ़ाकर उसने राड वाले के पेट में चाकू मारा। वो आदमी उल्टा होकर गिर पड़ा। बाकी 2 पीछे हट गए। लेकिन तभी विराट के दूसरे बॉडीगार्ड अर्जुन ने हवा में पलटी मारते हुए दोनों के सिर आपस में भिड़ा दिए। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब गेट के पास पहुंचने का वक्त था। विराट की एसयूवी के पास खड़े 2 आदमी आगे बढ़े और भारी भरकम ताले को तोड़ने लगे। जैसे ही गेट खुला, अंदर की सीढ़ियों पर खड़े 4 गुंडे अचानक फायरिंग करने लगे। अब कोई आगे बढ़ा तो यहीं ढेर हो जाएगा। विराट बिना हिले वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी बेल्ट से स्मोक फ्लैश ग्रेनेड निकाला और गेट के अंदर उछाल दिया। धम! रोशनी और धुएं के साथ चारों गुंडे अपनी आंखें मलते रह गए। इसी बीच विराट के 2 लोग तेजी से दौड़कर अंदर घुसे। एक ने घुटना मारकर पहले को गिराया, दूसरे ने गर्दन पकड़कर तीसरे को जमीन पर पटक दिया। बाकी 2 को विराट ने खुद निपटा दिया। एक को उसने हाथ घुमाकर सीधे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और दूसरे के हाथ से बंदूक छीनकर उसी से उसकी पीठ पर वार कर दिया। अब गेट का रास्ता पूरी तरह साफ था। विराट ने चारों तरफ नजर डाली। कम से कम 40 आदमी जमीन पर करा रहे थे। बाकी बचे हुए डर के मारे पीछे हट चुके थे। विराट ने दरवाजे की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में बोला, चलो अब अंदर चलते हैं, असली शिकार वहीं छिपा है। बंगले के अंदर माहौल पूरी तरह सन्नाटे से भरा था।
बाहर की गोलियां और चीखों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पुष्पेंद्र खिड़की से झांककर बाहर देख रहा था। धुआं, टूटी गाड़ियां और उसके गिरे हुए आदमी। उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। रघुवीर कांपती आवाज में बोला, जीजा जी, लगता है बाहर हमारे सब लोग खत्म हो गए हैं। अब क्या करें? विराट अंदर आ गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। पुष्पेंद्र ने उसे घूरते हुए देखकर और गुस्से में बोला, चुप रहो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने पीछे के कमरे में कुछ खास इंतजाम किया है। विराट चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन एक गोली उसे भी जमीन पर गिरा सकती है। तू बस मेरे पीछे पीछे रहना। तभी अचानक बंगले के मेन गेट जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। अंदर धुएं के बीच विराट की परछाई दिखाई दी। उसकी चाल बिल्कुल शेर जैसी थी, धीमी लेकिन हर कदम भारी। उसके पीछे रणविजय और अर्जुन खड़े थे, हाथों में हथियार लिए। पुष्पेंद्र ने झट से सोफे के नीचे रखा अपना 100 शॉटगन निकाला और रघुवीर को एक पिस्टल थमा दी। अबे अगर जिंदा रहना है तो आज डर भूल जा। पुष्पेंद्र ने रघुवीर को तेज से डांटते हुए कहा, विराट अंबानी भी इंसान है, उसके भी सीने में दिल है। गोली खाएगा तो मरेगा ही। रघुवीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पिस्टल पकड़ ली। विराट कमरे में दाखिल होते ही रुक गया। उसकी आंखें सीधा पुष्पेंद्र पर जमी थी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर तूफान छिपा था। पुष्पेंद्र, भागते भागते आखिर तू यहीं आ गया। अब खेल खत्म होने वाला है। पुष्पेंद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, खेल तो अब शुरू होगा विराट। बाहर के गुंडों को हरा कर तू सोच रहा है कि जीत गया, लेकिन यहाँ तू मेरे इलाके में आया है। इतना कहते ही उसने अचानक ट्रिगर दबाया। धड़ाम! शॉटगन से छूटी गोली सीधे विराट की ओर बढ़ी, लेकिन उसी पल रणविजय ने विराट को धक्का दिया और गोली दीवार पर जाकर लगी। कमरे का माहौल अचानक आग की तरह भड़क उठा। शॉटगन की आवाज गूंजी और दीवार से प्लास्टर झड़ते हुए फर्श पर बिखर गया। रणविजय ने विराट को नीचे धकेला और खुद पलटी मारकर सोफे के पीछे छिप गया। अर्जुन तुरंत मेज पलटकर उसके पीछे कवर ले चुका था। पुष्पेंद्र फिर से शॉटगन लोड कर रहा था। आज तुझे जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा विराट, उसने गुर्राते हुए कहा। विराट ने जमीन पर पड़े टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा उठाया और फर्श पर सरकाते हुए रणविजय को इशारा किया। रणविजय समझ गया ध्यान भटकाना था। रणविजय ने अचानक उस ग्लास को दीवार पर दे मारा। कांच की आवाज से पुष्पेंद्र का ध्यान पलटते ही विराट बिजली की रफ्तार से उठकर काउच के ऊपर से छलांग लगाता है। उसकी कोहनी सीधे पुष्पेंद्र के चेहरे पर लगी। धड़ाम! पुष्पेंद्र जमीन पर गिरते ही शॉटगन दूर जा फिसली। इधर रघुवीर ने कांपते हाथों से पिस्टल सीधा अर्जुन पर तानी, लेकिन अर्जुन उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने टेबल पर एक पैर खींचकर रघुवीर के हाथ पर दे मारा। पिस्टल छूटते ही रघुवीर की कलाई से चटाक की आवाज आई और वो दर्द से चिल्ला उठा। अब कमरा युद्ध भूमि बन चुका था। पुष्पेंद्र ने पास रखी शराब की बोतल उठाई और विराट के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन विराट ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। कड़क की आवाज के साथ बोतल हवा में टूटकर बिखर गई। विराट ने उसे घसीटकर दीवार से दे मारा। रघुवीर अभी भी बचने की कोशिश में अर्जुन को धक्का मारकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन रणविजय ने पीछे से छलांग लगाकर उसे कमर से पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिरे और फिर रणविजय ने बिना समय गंवाए उसकी गर्दन पर घुटना रख दिया। रघुवीर हाँफने लगा, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। उसी पल पुष्पेंद्र ने अपनी बेल्ट से छुपी हुई ड्रैगन निकाली और विराट पर झपटा, लेकिन विराट ने उसकी कलाई बीच हवा में पकड़ ली। दोनों की आंखें मिली, पूरा जोर लगा हुआ था। धीरे धीरे विराट का दबाव इतना बढ़ गया कि पुष्पेंद्र का हाथ थरथराने लगा और आखिरकार ड्रैगन छूटकर जमीन पर गिर गई। विराट ने उसे घसीटकर सोफे के ऊपर पटक दिया और ठंडी आवाज में कहा, तेरा खेल खत्म पुष्पेंद्र। कमरा खून, टूटे कांच और बारूद की गंध से भर चुका था। रघुवीर रणविजय के घुटने के नीचे दबा हाँफ रहा था और पुष्पेंद्र आधा बेहोश सोफे पर पड़ा हुआ था। विराट धीरे धीरे उठा, अपने कोट की सिलवटें सीधी की, फिर ठंडी खतरनाक आवाज में बोला, पुलिस आएगी तो तुम्हें जेल होगी, लेकिन मेरे हाथ लगे हो तो सिर्फ सजा मिलेगी, वो सजा जो जिंदगी भर याद रहेगी अगर बच भी गए तो। वो आगे बढ़ा और पास पड़ी ड्रैगन उठाई। पुष्पेंद्र की गर्दन के पास ड्रैगन टिकाकर फुसफुसाया,
तुम जैसे लोग सोचते हो पैसे और गुंडे के बल पर सब कुछ कर सकते हो, पर तुम्हें समझना चाहिए था विराट अंबानी से पंगा लेना मौत से खेलने जैसा था। अगर एक बार माफी मांगते तो शायद सोच भी सकता था मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुम तो मुझे ही मारने चले थे, तो अब सजा तो मिलेगी ही। उसने ड्रैगर जोर से सोफे में घुसा दी, इतनी करीब से कि पुष्पेंद्र की गर्दन पर खून की पतली धार निकल गई। पुष्पेंद्र डर के मारे कांप उठा, आंखें फैल गई। फिर विराट रघुवीर की तरफ मुड़ा। रणविजय ने दबाव हटाया तो रघुवीर घिसटते हुए पीछे जाने लगा। मुझे मत मारना, मैं सब बता दूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। विराट मुस्कुराया, वो मुस्कान जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। गुलाम, तुम जैसे गद्दार किसी के नहीं होते हो, और मुझे गद्दार कभी जिंदा नहीं चाहिए। उसने कमरे के बीच में पड़े भारी झूमर की ओर इशारा किया। अर्जुन तुरंत समझ गया। उसने झूमर का रस्सी वाला हुक काट दिया। धड़ाम, झूमर गिरते ही रघुवीर उसके नीचे दबा। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी और फिर खामोशी छा गई। पुष्पेंद्र ये सब देखकर घबरा गया। घबराहट के मारे हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन विराट ने उसका कॉलर पकड़कर उसे खिड़की तक घसीटा। बाहर पूरा आंगन वीरान और अंधेरा था। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी सजा तेरे ही बंगले में शुरू होगी, तू अपने ही साम्राज्य में दफन होगा। उसने पुष्पेंद्र को जोर से धक्का दिया। धम, पुष्पेंद्र खिड़की से बाहर जा गिरा और चीखते हुए नीचे टकराकर उसकी आवाज शांत हो गई। विराट ने धीरे धीरे अपने हाथों से खून पोंछा, रणविजय और अर्जुन की तरफ देखा और बोला, काम खत्म, चलो। और कमरे में रहेगा सिर्फ सन्नाटा, टूटा झूमर और पुष्पेंद्र और रघुवीर की लाशें। यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कंटिन्यू। क्या होगा जब डैनी को पता चलेगा कि उसके 50 गुंडे और उसका प्लान सब खत्म हो चुका? क्या कोई छिपा हुआ इंसान यह सब देख रहा था जो आगे जाकर विराट के खिलाफ सबूत बन सकता है? जब तानिया को सच्चाई पता चलेगी तो वह विराट से डरेगी या विराट के ज्यादा करीब आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क का अगला एपिसोड।